गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने वर्नर सिद्धांत और उसके पोस्टुलेट्स, उसकी अवधारणाओं के बारे में बात की थी और वर्नर ने अपने सत्यापन के लिए एक प्रयोग किया था जिसमें उसने COCl3 विलयन तैयार किया और उसके अंदर NH3 मोल डाले। उसके पश्चात उसने उसके अंदर अलग अलग मात्रा के अंदर AgNO3 मिलाया और AgCl के मोल के अवक्षेपण के आधार पर उसने अपने प्रयोग का सत्यापन किया था। पिछले लेक्चर्स में अपन ने सारणी की स्टडी की थी। अब इसका अपने को कंक्लूजन देखना है कि उपरोक्त चालकता मापन के आधार पर वर्नर ने यह स्पष्ट किया कि जैसे जैसे मुक्त आयनों की संख्या क्या घटती है तो चालकता का मान भी घटता है। ठीक है, जैसे AgCl के मोल पहले में 3 है जबकि चालकता 430 है। वहीं अगर अपन 5 में बात करें कि AgCl का कोई मोल नहीं है तो चालकता भी कितनी 0 हो गया। अर्थात जैसे जैसे AgCl के मोल अर्थात मुक्त आयनों की चालकता मान घट रहा है तो उसके चालकता का मान भी घटता है। अतः उन्होंने इनका सूत्रीकरण किया तथा कुछ निष्कर्ष निकाले जो निम्न प्रकार हैं कि प्रत्येक अभिक्रिया में गुरु कोष्ठक मतलब बड़ा कोष्ठक में 6 अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो द्वितीय संयोजकता को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अतः यहाँ द्वितीय संयोजकता या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जो कि किसी धातु के लिए निश्चित रहती है। ठीक है, प्रत्येक जो रिएक्शंस हैं उसके अंदर जो बड़े कोष्ठक के अंदर 6 मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो Cl या NH3 दोनों में से कोई और हो सकते हैं। उसकी जो क्या करते हैं, उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसीज थी उसको कंप्लीट करते हैं। सेकंड है कि यहाँ Cl माइनस लिगेंड धातु की प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, अगर वहीं अपन Cl को देखें तो Cl जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो दोनों वैलेंसीज है उसको कंप्लीट करता है। तीसरा है कि उपरोक्त सारणी में कर्म संख्या 3 व 4 में, ठीक है, अपन ने 3 और 4 की बात की थी जिसके अंदर दोनों के अंदर आयन समान थे, AgCl के मोल समान थे और उसकी कंडक्टिविटी भी समान थी जिसके अंदर सिस और ट्रांसफॉर्म बन रही थी केवल स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, कि उपरोक्त में क्रम संख्या 3 व 4 वाले संकुल भिन्न भिन्न रंग के हैं जबकि उनकी प्राथमिक तथा द्वितीय जो संयोजकता है उसका मान क्या है, समान है। ठीक है, अतः उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों परस्पर क्या है, समावयवी है, आइसोमेरिज्म है दोनों के अंदर। ठीक है, एक सिस फॉर्म प्रदर्शित करता है तो दूसरा ट्रांसफॉर्म, जिनमें लिगेंडों की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न है। एक समावयवी को सिस तथा दूसरे समावयवी को ट्रांस कहते हैं। वर्नर ने प्रत्येक संकुल को निम्न प्रकार चित्रित किया था। ठीक है, अब जो ऊपर कॉम्प्लेक्स जो बने थे, ठीक है, वर्नर ने उसको कंप्लीट अलग अलग डायग्राम के रूप तौर पर समझाया था कि अगर अपन पहला डायग्राम लें जिसमें CONH3 6 और Cl3 है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, वहीं अगर अपन CONH3 होल 5 Cl और Cl2 की बात करें, जब एक Cl अंदर आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो 3 Cl है वो त्रिविम में नहीं रह करके एक समतल में रहते हैं। ठीक है, और जो एक Cl है वो प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों संयोजकताओं की पूर्ति करता है जबकि पहले वाले जो स्ट्रक्चर्स थी जिसके अंदर जो 3 Cl हैं वो केवल किसको, प्राथमिक संयोजकताओं की पूर्ति कर रहे हैं जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एक Cl है गुरु कोष्ठक के अंदर आ जाता है। ठीक है, बैलेंसेस को पूर्ण करने के लिए, तो उसके अंदर जो दूर पहला एक जो Cl होगा वो दोनों संयोजकताओं की पूर्ति करता है, अतः स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। वहीं अगर अपन दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करें कि जहाँ CONH3 होल 4 Cl2 Cl है, ठीक है, और एक है CONH3 होल 3 Cl3, ठीक है, तो पहले वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर तो जो 2 Cl हैं वो दोनों 2 Cl हैं जो कि प्राथमिक और द्वितीय जो संयोजकता है उसको पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक Cl है केवल और केवल प्राथमिक वैलेंसीज को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। वहीं अगर अपन दूसरा डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, तो त्रिविम में तीनों Cl उपस्थित रहेंगे और जो तीनों Cl हैं वो दोनों वैलेंसीज को कंप्लीट करने का काम करते हैं। कि उदाहरण की बात करें कि PtCl4 तथा NH3 की क्रिया कर वर्नर ने इसको AgNO3 में अपचित किया तथा उससे प्राप्त AgCl के मोल के आधार पर निम्न प्रकार के संकुलों का निर्धारण किया। ठीक है, अब वर्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट को और आगे ड्राइव किया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके
पहला एग्जाम्पल अपन ने देख लिया था COCl3 AgNO3 वाला। तो वर्णन ने दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि PtCl4 तथा NH3 की क्रिया करवाई तथा उसके बाद में उसने उसके अंदर किसको AgNO3 से अपचयित किया और AgCl के जो मोल अवक्षेपित हुए थे उसके आधार पर वर्णन ने दूसरा अपना कंक्लूजन दिया था कि पहला है जिसमें यौगिक का संगठन क्या है PtCl4 6NH3 जिसमें आयनों की संख्या 5 है। ठीक है, AgCl के मोल कितने हैं 4। तो सूत्र क्या था PtNH3 का होल 6Cl4। ठीक है, वहीं दूसरी अगर पर बात करें, ठीक है, आयनों की संख्या 4 है और AgCl के मोल कितने हैं 3। तीसरे के अंदर PtCl4 4NH3। ठीक है, जिसके अंदर आयनों की संख्या 3 है, AgCl के मोल 2 हैं। ठीक है, सूत्र हो गया PtNH3 का होल 4Cl2 कोष्टक Cl2। चौथे के अंदर PtCl4.3NH3 आयनों की संख्या कितनी है 2, AgCl के मोल कितना है 1। ठीक है, सूत्र हो गया PtNH3 का होल 3Cl3 कोष्टक Cl। ठीक है, पांचवे की अगर अपन बात करें PtCl4.2NH3। ठीक है, आयनों की संख्या कितनी है 1 और AgCl के कितने मोल हैं 0। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होगा लास्ट के अंदर PtNH3 का होल ट्वाइस Cl4। वहीं अपन कंडक्टिविटी चालकता की बात करें, ठीक है, पहले वाले के अंदर AgCl के 4 मोल हैं तो इसकी चालकता सबसे अधिक होगी। और जैसे जैसे अपन आयनों की संख्या घटती जाती है तो AgCl के मोल भी घट रहे हैं तो उसकी चालकता का मान भी धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, अगर अपन इसका डायग्राम देखें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके के डायग्राम के तौर पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए कि एक एक दो तो Cl है जो दोनों वैलेंसीज को कंप्लीट कर रहा है Cl। ठीक है, जबकि जो दो हैं वो केवल प्राइमरी वैलेंसीज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वहीं अगर अपन दूसरे इसका डायग्राम देखें, ठीक है, तो क्या होगा कि एक Cl तो कंप्लीट NH3 को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, और दोनों वैलेंसीज को कंप्लीट करेगा। वहीं अगर अपन बाकी के जो डायग्राम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो पहले वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें केवल Cl है वो या तो एक Cl या दो Cl है जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो बाद के स्ट्रक्चर हैं AgCl के अवक्षेपण के बाद में तो Cl का जो वैलेंसीज को कंप्लीट करने की जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि इसके स्ट्रक्चर में बता रखा है कि इसमें दो Cl ही थे जो जो दोनों वैलेंसीज को कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद इसकी दूसरी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 Cl है जो कि दोनों वैलेंसीज को कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी सीमाएं। ठीक है, इस सिद्धांत का क्या क्या वर्णन सिद्धांत के क्या क्या डिसएडवांटेज थे। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति केवल कुछ धातु आयन ही रखते हैं। संकुल यौगिक दिशात्मक प्रकृति के क्यों होते हैं, ये इस कंसेप्ट का इन क्वेश्चंस को वर्णन नहीं समझा पाया था। ठीक है, अभी तक इसके कारण स्पष्ट नहीं किए गए हैं कि कुछ संकुल बनाने के जो प्रवृत्ति है कुछ धातु आयन क्यों रखते हैं। ठीक है, जैसा कि डी एलिमेंट पढ़े थे, डी ब्लॉक्स का केवल वही है जो कि मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं वही। और ये बता रखा है कि जो संकुल यौगिक है दिशात्मक प्रकृति क्यों रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना टॉपिक परमाणु प्रभावी परमाणु क्रमांक धारणा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट, जिसे EAN कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिज्विक ने किसी अणु में दो परमाणु के बीच उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध के आधार पर उप सहसंयोजक बंध के लिए एक नया सिद्धांत दिया जिसके अनुसार लिगैंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ते हैं उनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से संयोजित होते समय इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं। ठीक है, वापस से देखिए कि सिज्विक ने किसी अणु में दो परमाणु के बीच उपस्थित है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध के आधार पर ठीक है, मतलब इसके अंदर EN कंसेप्ट के अंदर अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नेचर को समझते हैं। ठीक है, इसने ये बताया था कि लिगैंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ा रहता है उनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से संयोजित होते हैं। ठीक है, होते समय क्या करता है इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर लेता है। मतलब लिगैंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ते समय अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है
तो इलेक्ट्रॉन युग्म वह अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल आयन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, वे परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देते हैं क्या कहलाते हैं, दाता परमाणु। ठीक है, जबकि केंद्रीय धातु आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है वो क्या कहलाता है, ग्राही परमाणु। इस प्रकार दाता लिगैंड तथा केंद्रीय धातु आयन के बीच में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे अपन लिगैंड टू मेटल द्वारा, लिगैंड टू मेटल बॉन्ड कहते हैं इसे। ठीक है, लिगैंड टू मेटल बॉन्ड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः इस धारणा के आधार पर जटिल आयन CuNH3 6+3 की संरचना को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर अपन EN कंसेप्ट के बेसिस पे CuNH3 होल 6+3 के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को समझाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें देखने को मिलता है। देखिए कि इसमें जो NH3 है वो अपने लोन पेयर को, इसको सेंट्रल मेटल आयन जो CO है उसको डोनेट करता है, और लिगेंड टू मेटल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ NH3 लिगेंड तथा केंद्रीय धातु आयन CO+3 आयन बीच बंध बनने के दौरान प्रत्येक NH3 अणु का N परमाणु CO+3 आयन के इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देता है। इस प्रकार 6 लिगेंड द्वारा कितने, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन CO+3 को दान में दिए जाते हैं। सिज्विक के अनुसार जब कोई लिगेंड बंधन द्वारा केंद्रीय धातु आयन को निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन दान में देता है तो केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो सेज्विक ने क्या कहा था कि जब कोई लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ में, ठीक है, जो निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन दान में देता है, ठीक है, जो केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संख्या को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, वापस से देखिए कि जब कोई लिगेंड बंध द्वारा केंद्रीय धातु आयन को निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन दान में देता है तो केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये संख्या बहुत से जटिलों में उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, तो EN क्या है कि जब कोई लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के बाद में सेंट्रल मेटल आयन पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, एक तो उसकी खुद की और उसके साथ साथ लिगेंड ने जो अपने लोन पे डोनेट किए हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या, उनको जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, EAN, जिसे प्रभावी परमाणु क्रमांक के नाम से जाना जाता है। उदाहरण की अगर अपन बात करें कि CuNH3 होल 6+3 में CO+3 के परमाणु क्रमांक को निम्न प्रकार से परिकलित कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन कोई एग्जांपल लेके CuNH3 होल 6+3 के अंदर अगर अपन को प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है तो अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि उदासीन CO परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 27। ठीक है, वहीं अगर अपन CO+3 आयन में बात करें 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने होंगे, 24। अब 6 जो अमोनिया है, 6 जो NH3 है वो अपने 6 लोन पे डोनेट करेंगे, मतलब 6 × 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो CO+3 का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा, 24। तो इसके CO+3 के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो, और 12 जो NH3 ने डोनेट की है वो, तो टोटल कितने हो गए, 36 है। अतः CO+3 जो है परमाणु क्रमांक 36 क्रिप्टॉन के आर के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, अतः EN क्या होगा, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगेंड द्वारा डोनेट किए गए कुल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, EN का फॉर्मूला ऐसे भी अपन लिख सकते हैं जैसे कि CuNH3+3 में CO का परमाणु अवस्था कितनी है, ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। ठीक है, तो CO का EN अपन अगर अपन सूत्र से निकालें तो क्या होगा, 27 - 3, ठीक है, प्लस 6 × 2, तो 24 + 12 कितने हो गए, 36 होते हैं। ठीक है, इसी के साथ EN का टॉपिक जो कंप्लीट होता है। अगला अपना टॉपिक है नोमेनकल्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
ठीक है। अब हम अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है उसको हम अपने अगले टॉपिक के अंदर, अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।